हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, कल हमने टॉपिक खत्म किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। 2 सेशन में ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज के सेशन में हम इस टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एज पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म एट। जो हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है या प्रूडेंस प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्लोजिंग स्टॉक को किस प्राइस पे वैल्यूएट करते हैं। ऑप्शंस आर कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, या इट्स रियल प्राइस। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो कंसेप्ट ये कहता है कि एक्सपेक्टेड गेन्स को कंसीडर नहीं करना लेकिन आप एक्सपेक्टेड लॉस को कंसीडर करते हो, तो उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए इस कंसेप्ट ने ये कहा कि जो आपका स्टॉक है उसकी जो भी कॉस्ट है उसको कंपेयर करो मार्केट प्राइस के साथ। दोनों में से जिसकी भी वैल्यू कम होगी हम उस प्राइस पे उसको वैल्यूएट करेंगे। तो ये इसका आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज चार्ज्ड बेस्ड ऑन। हम जो फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है? गोइंग कंसर्न, मैचिंग कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी, या ऑल ऑफ दिस। दोस्तों गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहती है कि बिजनेस लंबे समय के लिए चलता है, और लंबे समय के लिए चलता है इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इनको डिफरेंशिएट किया गया है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में क्या आते हैं? फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट को ये मान के खरीदा गया भाई हम इनको आने वाले समय तक यूज करेंगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, और जब तक हम इसको यूज करेंगे इसकी जो भी डेप्रिसिएशन होगी, जो भी वैल्यू कम होगी, हम धीरे धीरे अपने प्रॉफिट में से राइट ऑफ करेंगे। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन के अकॉर्डिंग ही फिक्स एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगाई जाती है कि ये मानकर कि एसेट लंबे समय के लिए चलेगा, तो जब तक ये एसेट चलेगा, जब तक इसकी लाइफ है, तब तक इसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज की जाए जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न अजम्पशंस हम फॉलो करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। थर्ड आप छोड़ दो क्योंकि इसमें थोड़ी मिस्टेक थी। फोर्थ देखते हैं। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल इज मेड और सर्विस इज रेंडर्ड रादर देन कैश इज रिसीव्ड इज बेस्ड ऑन। हम रेवेन्यू को कब रेवेन्यू मानेंगे? जब हमने सेल कर दी या सर्विस कर दी या अपनी ऑब्लिगेशंस खत्म कर दी, वेदर हमें पेमेंट रिसीव हुई या नहीं। ऑप्शंस आर मैचिंग प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, एक्रूअल अजम्पशंस, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसके बेसिकली ये दोनों आंसर हो सकते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल और एक्रूअल अजम्पशन। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस है, लेकिन ये दोनों आंसर हो सकते हैं। बट एक्रूअल अजम्पशन जो है ये खास इसीलिए बनाया। मैचिंग प्रिंसिपल में तो ये भी आता है कि इनकम को एक्सपेंस के साथ मैच करो और अपना प्रॉफिट निकाल लो, लेकिन जो एक्रूअल अजम्पशन है ये खास तौर पर इस चीज पे कहती है, इस चीज पे फोकस किया है कि जो आपने ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी आपका जो ऑब्लिगेशन थी, एक बार आपने वो ऑब्लिगेशन, वो लायबिलिटीज खत्म कर दी, आप उसको अपनी इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हो या एज एन इनकम जो है रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू को आप रेवेन्यू कब मानोगे? व्हेन सेल इज मेड और सर्विस इज रेंडर्ड। जब आप सेल करो या सर्विस रेंडर करो रेदर देन कैश रिसीव, कि चाहे आपको उसके लिए कैश मिला या ना मिला। ये किसने कहा? ये कहा एक्रूअल अजम्पशन में। और इसी के ऊपर आपको याद होगा एक अजम्पशन और भी है जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। अब क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए वो नहीं ले रहा, हमें एक्रूअल अजम्पशन लेनी है। लेकिन अगर इन केस वो ऑप्शन में होता तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होती। देखिए मैंने ये पहले भी कहा कि जो सबसे बेटर ऑप्शन है आपने वो लेनी है। अगर एक्रूअल अजम्पशन यहां पे नहीं होती तो मैचिंग प्रिंसिपल भी ले सकते थे, क्योंकि इसने भी यही कहा कि अपनी इनकम को अपने एक्सपेंस के साथ मैच करके प्रॉफिट निकालो। हमें सिर्फ इस साल की इनकम और इस साल के एक्सपेंस दिखाने हैं, ना अगले साल के ना पिछले साल के। तो ये भी हो सकता था, बट दोनों में मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? एक्रूअल अजम्पशन। तो हम ये इसको टिक करेंगे। और अगर मान लो इसकी जगह रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट होता
तो हम उसको टिक करते। तो वही मैंने कहा, कई बार आपके एमसीक्यूज में आपकी जो ऑप्शंस रहेंगी उसमें हो सकता है 2 या 3 सही आंसर हों, लेकिन आपको कौन सा टिक करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इस केस में फिलहाल मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है, लेकिन अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता तो हम उसको टिक कर देते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज expenses like salary, rent, insurance, etc. are recognized on the basis of period to which they relate and not when they are paid। कहता है ये जो एक्सपेंसेस हैं, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ये हम उस पीरियड में ही रिकॉग्नाइज करेंगे, उस पीरियड में ही रिकॉर्ड करेंगे जिस समय के ये हैं, ना कि जब हमने इसकी पेमेंट की। तो ये किस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, मैचिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड या ऑल ऑफ द अबव। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? अब इसमें से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा? मैचिंग प्रिंसिपल, कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये आप उसी पीरियड में रिकॉर्ड करोगे जिस पीरियड में ये खर्च किए गए, जिस पीरियड में ये एक्सपेंस आया, वेदर आपने इसकी पेमेंट जो है नेक्स्ट ईयर क्यों ना की हो, लेकिन अगर इसी साल के हैं तो इसी साल में रिकॉर्ड करोगे। तो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज इज शोन बिलो द बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ। हम जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज जो होती हैं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं? वो लायबिलिटीज जो फ्यूचर में हमें मे बी पे करनी पड़े, मे बी ना पे करनी पड़े, तो जिसका होना या ना होना फ्यूचर पे डिपेंड करेगा, वो हमें बैलेंस शीट में दिखानी पड़ती है। किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल तो ये कहता है कि छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको छुपा भी सकते हो, दिखाने की जरूरत नहीं है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये अजम्पशन तो कहती है कि बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो आपके यूजर्स का डिसीजन चेंज कर दे, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, वो आप जरूर दिखाओ। और मैचिंग कंसेप्ट ये तो कहता है कि इनकम और एक्सपेंस को मैच करके अपना प्रॉफिट दिखाओ। तो कौन सा है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि आपके पास जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, जो किसी के डिसीजन को चेंज कर सकती हैं, वो आपको दिखाना जरूरी है। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं वो इसी अजम्पशन को, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए दिखाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस इज अप्लाइड टू। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म यानी एक्सपेक्टेड लॉसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेक्टेड गेन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। किस पे अप्लाइड होता है? ए, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। बिल्कुल सही, इस पे रिकॉर्ड होता है। मैंने कहा था पहले, आज शायद पहला क्वेश्चन इसी पे था, ये तो है। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब जो हमारे डाउटफुल डेट्स हैं, यानी वो पैसा जो हमें लगता है कि मे भी रिकवर ना हो, डूब सकता है, उसके लिए हम पहले से एक प्रोविजन बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि हम एक्सपेक्टेड लॉस को रिकग्नाइज कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, इसको राइट ऑफ करना, यानी धीरे धीरे अपने प्रॉफिट में से निकालते जाना। अगेन ये भी हम एक्सपेक्टेड लॉस ही है हमारा, जिसको हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं। तो आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये एमसीक्यू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, सेम अकाउंटिंग मेथड्स बी यूज्ड बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। हमें सेम अकाउंटिंग मेथड यूज करने हैं ईयर आफ्टर ईयर, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? प्रूडेंस, ये तो अभी प्रूडेंस की ही बात की, एक्सपेक्टेड गेन्स को कंसीडर नहीं करना, एक्सपेक्टेड लॉसेस को कंसीडर करना है, इससे पहले वाला एमसीक्यू। मटेरियलिटी अगेन वही चीज़, अगर आप चाहो तो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं आप बीच में ना भी दिखाओ। कंसिस्टेंसी, कि एक जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपने फॉलो किया ईयर आफ्टर ईयर आपने उसी को फॉलो करना है। सो क्वेश्चन भी यही था कि सेम अकाउंटिंग मेथड बी यूज्ड बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, की सेम हमें अकाउंटिंग मेथड यूज करना है ईयर आफ्टर ईयर, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल अभी बात कर ली कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है, अपनी इंफॉर्मेशन जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है अपने यूजर्स को देनी है। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन, हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट जो कंप्यूट करते हैं, प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, वो किस कंसेप्ट के ऊपर, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? मैचिंग, रिकॉग्निशन कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या ऑल ऑफ दिस। तो मैचिंग प्रिंसिपल हमने बड़ी बार डिस्कस कर लिया कि हम अपना प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है इनकम और एक्सपेंस को मैच करके अपना प्रॉफिट दिखा सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज स्नेहा एंटरप्राइजेस फॉलोज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिशिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू। जो स्नेहा एंटरप्राइज है
अपनी मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट करने के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ईयर आफ्टर ईयर यानी साल दर साल सेम मेथड अप्लाई कर रही है, किस अजम्पशन के, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? कंपेरेबिलिटी, कन्वीनियंस, कंसिस्टेंसी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये बताया था कि जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो करोगे ईयर आफ्टर ईयर आपको सेम मेथड फॉलो करना है, वो कौन सा अजम्पशन है? कंसिस्टेंसी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। राम परचेज गुड्स फॉर ₹15 लाख। राम ने 15 लाख की गुड्स खरीदी एंड सोल्ड 4/5 पार्ट ऑफ द गुड्स अमाउंट ₹18 लाख। इसमें से इसने गुड्स का 4/5 पार्ट बेच दिया, कितने में? 18 लाख में। एंड मेट एक्सपेंसिव अमाउंट ₹2,50,000 और 2.5 लाख का उसका कुछ खर्चा भी आ गया ड्यूरिंग द ईयर 2005। ही काउंटेड नेट प्रॉफिट एट ₹3,50,000। उसको 3,50,000 का प्रॉफिट हुआ। विच ऑफ द अकाउंटिंग कंसेप्ट वाज फॉलोड बाय हिम? वो प्रॉफिट जो उसने कैलकुलेट किया उसके लिए कौन सा जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है उसने फॉलो किया? एंटिटी, पीरियोडिसिटी, मैचिंग या कंजर्वेटिज्म। तो आपको पहले बताया है कि प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम जो मेथड फॉलो करेंगे वो कौन सा होगा? मैचिंग कंसेप्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए बिजनेसमैन परचेज गुड्स फॉर ₹25 लाख एंड सोल्ड 80% ऑफ सच गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2005। एक बिजनेस ने 25 लाख की गुड्स खरीदी और उसमें से 80% उसने जो गुड्स थी वो बेच दी, लेकिन कितने में? खैर बेच दी, 2005 में बेच दी। द मार्केट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गुड्स वाज ₹4 लाख। जो गुड्स उसके पास बच गई उसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख है। ही वैल्यूड द क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। उसने उसको कॉस्ट पे वैल्यूएट किया। ये वैल्यूड नहीं है, ये है ही वायलेटेड। उसने कौन सा कंसेप्ट को वायलेट किया? सबसे पहले ही वैल्यूड द क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। उसने कॉस्ट पे वैल्यूएट किया। अगर कॉस्ट के हिसाब से उसकी वैल्यू निकालें, देखिए 25 लाख का स्टॉक था, 80% उसने बेच दिया, इसका मतलब बचा कितना उसके पास? 20%। हम 25 लाख की पहले 20% वैल्यू निकालें जो उसके पास अनसोल्ड स्टॉक है, यानी स्टॉक की कॉस्ट 5 लाख है, जबकि उसका जो मार्केट प्राइस है ये क्या है? कॉस्ट, और उसका जो मार्केट प्राइस वो कितना है? 4 लाख। हमें किस प्राइस पे इसको लेना चाहिए? पहले ही बता चुका हूं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवरेज लेस। तो हमें इसको 4 लाख पे इसको हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना था, लेकिन इसने किस पे किया? एट कॉस्ट, यानी 5 लाख पे। तो कौन सा कंसेप्ट वायलेट किया? दैट इज कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसने ये कहा कि एक्सपेक्टेड गेन्स और लॉसेस को आपको कंसीडर नहीं करना है। चलिए जी नेक्स्ट इज एसेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ। हमारे बिजनेस में जो हमारे पास एसेट्स होते हैं वो उनका पर्पस क्या है? रीसेल, कन्वर्जन इनटू कैश, अर्निंग रेवेन्यू, नन ऑफ दिस। जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं, बता दूं फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूं, जितने भी हमारे पास फिक्स एसेट्स होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, उनका पर्पस रीसेल नहीं होता। सिर्फ स्टॉक हमारा जो करंट एसेट है, अगर स्टॉक हमारे पास है वो भी एसेट है लेकिन वो करंट एसेट है, तो स्टॉक का पर्पस होता है रीसेल करना। फिक्स एसेट रीसेल के लिए नहीं खरीदे जाते या फिर कैश में कन्वर्ट करने के लिए नहीं खरीदे जाते। ये किस लिए खरीदे जाते हैं? रेवेन्यू को अर्न करने के लिए। तो अगर मान लो आपने बिल्डिंग खरीदी बिजनेस के लिए, तो आपने रीसेल के लिए नहीं खरीदी, ना ही आपने इसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए खरीदी है। किस लिए खरीदी है? ताकि आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो सके। बिल्डिंग को यूज करोगे अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज जनरली रियलाइज्ड इन द पीरियड इन विच। अगर हमने कोई प्रोडक्ट बेचा और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसको हम कब रिकग्नाइज करेंगे या कब रिकॉर्ड करेंगे? पहला, व्हेन कैश इज कलेक्टेड, व्हेन सेल इज मेड, व्हेन प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड, या नन ऑफ दिस। तो मैंने पहले बताया था कि रेवेन्यू, इनकम को आप इनकम तब मानोगे जब आप गुड्स को डिलीवर कर दोगे या फिर सेल कर दोगे, तब उसको आप अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज करोगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू बैलेंस शीट रिजल्ट्स इन। जो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म है जब हम बैलेंस शीट में अप्लाई करते हैं तो उससे हमें क्या फ़र्क, उससे क्या हमें पता चलता है? देखिए इसको थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा। ये आपकी बैलेंस शीट है, आपको पता है यहाँ लाइबिलिटी, यहाँ एसेट्स। अच्छा एक स्टॉक है जो हमारे पास, क्या है? स्टॉक। स्टॉक की कॉस्ट हमें दी है मान लो 5 लाख, हमने 5 लाख में खरीदा था और इसका मार्केट प्राइस हमें दिया है 3 लाख।
हमने खरीदा 5 लाख का था लेकिन मार्केट प्राइस का 3 लाख रह गया, तो हमें इसको किस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है? 3 लाख पे। मैं इसको किस पे लिखूंगा? स्टॉक को हमारे किस प्राइस पे लिखूंगा? कोई स्टॉक 3 लाख पे। हालांकि कॉस्ट इसकी 5 लाख थी लेकिन रिकॉर्ड मैंने कितने में किया? 3 लाख में, यानी 2 लाख इसकी वैल्यू मैंने कम दिखा दी। किस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए? कंजर्वेटिज्म। तो अब हमारी बैलेंस शीट मतलब जो हमारी एसेट साइड है इसकी वैल्यू 2 लाख कम हो गई। तो अब पढ़ते हैं कि इससे अगर हम उसको कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवरेज लेस पे दिखाएंगे तो उससे क्या होगा? अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। अंडर स्टेटमेंट हो गया, एसेट एक्चुअल में जितने थे उससे कम दिखेंगे। बिल्कुल, असल में तो कॉस्ट 5 लाख थी लेकिन हमने दिखाई कितनी है? 3 लाख। तो हमारे एसेट्स क्या हो गए? अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट मतलब जितनी वैल्यू थी उसमें कम में दिखे, तो यही हमारा आंसर है। ओवर स्टेटमेंट का मतलब होता है जितने असल में एसेट्स है उससे ज़्यादा दिखाना। ओवर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का तो रोल ही नहीं है। अंडर स्टेटमेंट कैपिटल, ये दोनों तो क्लियरली आउट है हमारी ऑप्शंस। तो इन दोनों में से कि अब हम स्टॉक को कम वैल्यू पे दिखाएंगे, जितनी वैल्यू है उससे कम पे दिखाएंगे कंसेप्ट को फॉलो करते हुए, तो अल्टीमेटली हमारे एसेट्स कम दिखेंगे, तो उसको कहते हैं अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। अंडर स्टेटमेंट मतलब जितनी थे उससे कम वैल्यू में दिखाना। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। नेक्स्ट टॉपिक चलो देखते हैं, सस्पेंस में ही रखता हूँ। कल नया सेशन, नया टॉपिक, कोशिश करेंगे हर टॉपिक को 1 या 2 दिन में कवर अप करने की। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला था कि एक लाइव सेशन होगा, एक लाइव टेस्ट होगा। उस दिन हम कम से कम 40 से 50 एमसीक्यूज हम करेंगे, तो उस टेस्ट के लिए आप तैयार हो। नेक्स्ट वीक वो टेस्ट भी होगा, लाइव होगा, लेकिन तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, आप लोग आंसर देना, अपना स्कोर देख लेना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।